नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टेल्स बाय यशु पर। यहाँ पर आपको मिलेंगी रोचक और सस्पेंसफुल कहानियाँ। अगर आपको यहाँ पर हमारी कहानियाँ पसंद आती हैं तो कृपया करके आप हमारी वीडियोस को लाइक करें, इसको अपने दोस्तों को साथ शेयर करें और साथ के साथ अपना कमेंट करना ना भूलें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया करके इसे सब्सक्राइब भी करें। आपका ज़्यादा समय न लेते हुए चलो आज की कहानी को शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड में हम सब ने सुना था कि यहाँ पर आकाश अभी मल्होत्रा हाउस में आलिशा को लेने के लिए आ जाता है और इधर आलिशा भी अब पहले तो आकाश को दिखावटी रूप से मना करती है कि वो यहाँ पर बस अंजलि मल्होत्रा को छोड़ने के लिए आई है और वैसे भी वो गुलेरिया हाउस में क्यों जाए। लेकिन अब आकाश बड़ी ही रिक्वेस्ट के साथ अब आलिशा को अपने साथ चलने के लिए कहता है। तो यहाँ पर आलिशा भी अब आकाश के साथ गुलेरिया हाउस में जाने के लिए तैयार हो जाती हैं और इधर अब वो अपने कमांडर इन चीफ से कहती है कि आप चोपर को सीधा ही गुलेरिया हाउस में लेकर आ जाइए। इधर ये सुनते ही अब कमांडर इन चीफ भी कहते हैं, जी रानी साहिबा आप पहुंचिए, तब तक हम भी वहां पर आते हैं। यहाँ आलिशा और लतिका दोनों ही अभी आकाश के साथ उसकी गाड़ी में बैठ जाते हैं तो वहीं कमांडर इन चीफ चोपर में बैठ जाते हैं और वो सभी अभी मल्होत्रा हाउस से बाहर निकल जाते हैं। यहाँ क्रिश अब उन्हें जाते हुए कहता है कि ये भी कोई बात हुई। अरे कम से कम 2 दिन तक तो आलिशा दीदी को हमारे यहाँ पर रुकना चाहिए था हम लोगों के साथ। अरे देखिए ना, अभी ही तो वो आई थी और अभी ही वो यहाँ से चली गई। इधर ने ये कहा ही था कि उसकी ये बात सुनते ही अब अंजलि मल्होत्रा कहती हैं, अरे तुम्हारी दीदी वहाँ की रानी भी तो है ना बेटा, इसलिए वो ज्यादा वक्त के लिए पेरिस से दूर भी तो नहीं रह सकती है ना, क्योंकि एक रानी होने के नाते उनकी बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं और उनके इस पद को उन्हें इस पद से हटाने के लिए उनके बहुत सारे दुश्मन भी तो हो सकते हैं। तो वो अब अपने पेरिस को तो नहीं छोड़ सकती और वैसे भी वो यहाँ पर एक मकसद से आई है। अब यहाँ पर अपनी माँ की इस बात को सुनकर अब क्रिश जहाँ पर चुप हो जाता है तो अभी किशन मामा कहते हैं, क्या मकसद है उसके यहाँ आने के, किस मकसद से यहाँ पर आई है अंजलि वो। अब यहाँ पर किशन मामा की इस बात पर अब अंजलि मल्होत्रा कहती हैं, आलिशा ने खुलकर मल्होत्रा परिवार को सपोर्ट किया था ना, तो इसलिए राज्यसभा में कुछ लोग उनके खिलाफ हो गए थे क्योंकि वो लोग नहीं चाहते थे कि जिस फार्मेसी को की दवाई रातों रात एकदम से ही गायब कर दी गई है, उन्हें बैन कर दिया गया है, तो पेरिस से उन्हें थोड़ा सा भी सपोर्ट मिले। इसलिए कुछ ने तो ये भी कहा है कि वो अपने रानी की पदवी का फायदा उठाकर अपने लोगों के बारे में ही सोच रही हैं, उसे अपनी प्रजा की कोई भी चिंता नहीं है और इसीलिए वो बस अपने परिवार को ही बचा रही हैं। अब यहाँ पर अंजलि मल्होत्रा की ये बात सुनते ही अब किशन यहाँ पर अब क्रिश फिर से कहता है, ऐसा कैसे सोच सकते हैं वो लोग। अरे इतने सालों तक आलिशा दीदी ने उस राज्य को संभालने की उस राज्य के भले के लिए ही तो सोचा है, क्योंकि जहाँ तक हम उन्हें जानते हैं, जितना भी मैं उन्हें जान पाया हूँ, उन्होंने आज तक बस अपनी प्रजा के बारे में ही सोचा है। अरे वो उनके बारे में इतना सोच रही हैं, तभी तो वो यहाँ पर देखो ना कि बस कुछ ही समय तक यहाँ पर रुकी है, नहीं तो वो इस परिवार की बेटी है, वो यहाँ पर अपनी माँ के साथ कुछ समय और भी तो रह सकती थी ना। लेकिन पता नहीं सच में लोगों की मेंटेलिटी कैसे होती है, वो किसी के किए हुए इतने काम को भला कैसे ही भूल सकते हैं। इधर यहाँ पर वो सभी अभी ऐसा कैसे कर सकते हैं, इस बात पर अब किशन मामा कहते हैं, बेटा इसे ही तो राजनीति कहते हैं, क्योंकि दिखता तो सभी को है कि क्या गलत हो रहा है और क्या सही हो रहा है, लेकिन वो क्या है ना कि जब आँच तेज हो तो सभी को ही अपनी अपनी रोटियां सेकनी होती हैं, सभी यहाँ पर अपनी अपनी राजनीति चलते हैं। अब पता चला कि आलिशा ने यहाँ आकर उन दोनों ही दवाइयों के सैंपल बनाने के लिए क्यों कहा था, क्योंकि शायद इस सैंपल के द्वारा ही वो यहाँ पर अपने आप को सही साबित कर सके। अब किशन मामा की इस बात पर अब अंजलि मल्होत्रा कहती है, आलिशा ने हर तरह से सबूत दिए थे उन सभी को, यहाँ तक के करण गुलेरिया और सुहासिनी मारवा तो सबसे पहले इन लोगों ने ही एंटी डिप्रेसिंग पिल को लिया था।
क्योंकि ये तो आपको भी पता है ना कि जब ये दवाई बनी थी तो सबसे पहले उसे उन सुहासिनी मारवा के बर्थडे पर दिया गया था, और जब करण गुलेरिया वहाँ पर गए थे तो उस करण गुलेरिया को भी उस पिल को दिया गया था। अब अंजलि मल्होत्रा की ये बात सुनते ही अब किशन मामा कहते हैं तो क्या उन लोगों ने आलिशा के बात को फिर भी नहीं माना? अब किशन की इस बात का जवाब देते हुए अब अंजलि मल्होत्रा कहती है नहीं मानी, क्योंकि उनका कहना है कि करण गुलेरिया और सुहासिनी ये दोनों ही तो उसकी बहन अनिका से ही जुड़े हुए हैं, तो इस नाते से वो उनकी फैमिली वाले ही तो हुए, इसलिए उन्हें उनसे कोई भी ऐसा सबूत नहीं चाहिए, क्योंकि उन्हें अगर सबूत चाहिए हैं तो उन्हें बाहर वाले लोगों से चाहिए हैं जिन्हें आज तक इस डिप्रेसिंग पिल को यूज किया है, या फिर उन्हें इनके कुछ सैंपल चाहिए ताकि उसे ये दिखाया जा सके कि ये एंटी डिप्रेसिंग पिल सच में सही है। अंजलि मामी की इस बात को सुनकर अब श्वेता भी कहती है, माँ आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, मैं सब कुछ अच्छे से करूँगी, क्योंकि मैं अपनी तरफ से आलिशा दीदी के लिए कुछ भी सुनने का मौका नहीं दूंगी। मैं अपनी तरफ से इस दवाई की पूरी क्वालिटी को अच्छे से चेक करूँगी, और मुझे पूरा यकीन है कि वहाँ राज्यसभा में आलिशा दीदी सबके मुंह इस सैंपल से बंद कर देंगी। अब यहाँ पर श्वेता की इस बात पर अब क्रिश भी कहता है, ये तो मैं भी मानता हूँ। यहाँ श्वेता अंजलि मामी को गले से लगा कर कहती है, मम्मी सच में आप वहाँ पर बिना बताए वहाँ पर चली गई, लेकिन हाँ इन दिनों में मैंने आपको बहुत ही मिस किया। प्लीज़ मम्मा अगर आप ऐसे कहीं भी जाएं तो एटलीस्ट मुझे ज़रूर बता कर जाना। यहाँ अंजलि मामी अब श्वेता से कहती है, मैंने भी तुम्हें बहुत मिस किया, इवन मैंने तो आप सभी को ही बहुत मिस किया। मुझे पता था कि मेरी श्वेता कुछ दिनों में विदा होकर तो यहाँ से चली ही जाएगी। वैसे स्वाति कहाँ पर है? मैं जब से यहाँ पर आई हूँ श्वेता, वो मुझे कहीं पर दिखाई ही नहीं दे रही। अंजलि मल्होत्रा की इस बात पर अब क्रिश कहता है, वो मम्मी बुआ तो मनाली गई हैं। अब क्रिश की इस बात पर अंजलि मल्होत्रा कहती है, मनाली? लेकिन क्यों? अरे स्वाति वहाँ पर मनाली क्यों गई है? उसे तो कुछ याद ही नहीं है ना, और वो भी अकेले। अब यहाँ पर अंजलि मामी को इस तरह से चिंता करता हुआ देखकर अब किशन मामा अंजलि मामी को कहते हैं, देखो अंजलि शांत हो जाओ, तुम अभी चिंता मत करो, मेरी बात हुई है उससे, वो गुलेरिया हाउस में है और वो पूरी तरह से ठीक है। वो मुझसे कह रही थी कि उसे वहाँ जाना है, हो सकता है कि अगर वो वहाँ पर अपनी अनीकरण फार्मेसी में जाएगी तो शायद उससे उसकी याददाश्त वापस आ जाए। अब उनकी ये बात सुनते ही अब अंजलि मामी भी कहती है, वो जो भी हो हमें स्वाति दीदी को ऐसे अकेला तो नहीं जाने देना चाहिए था। इस बात पर अब श्वेता भी कहती है, मम्मा देखो आप चिंता मत करो, हम रोज बुआ से बात करते हैं ना, क्योंकि हम डेली ही उनसे अपडेट लेते रहते हैं, वो वहाँ पर बिल्कुल पूरी तरह से सुरक्षित हैं। इधर ये सुनते ही अब अंजलि मल्होत्रा कहती हैं, और अनिका, क्या अनिका की किसी से बात हुई? अनिका कैसी है? उसकी तबीयत कैसी है अब? इधर अंजलि मामी की ये बात सुनते ही अब नानी माँ कहती है, वो ठीक है, मेरी बात हुई थी उससे आज, क्योंकि रिया उसे कहीं घुमाने के लिए लेकर जा रही है। अब उनकी ये बात सुनते ही अब अंजलि मल्होत्रा कहती है, ये तो सच में बहुत ही अच्छी बात है कि अब अनिका धीरे धीरे अपनी लाइफ में आगे बढ़ रही है। अरे होनी को कौन टाल सकता था, लेकिन अनिका को भी तो अब आगे सब कुछ संभालना है ना, इसलिए चलो कोई नहीं, अभी मैं अपने रूम में जा रही हूँ, देखो थोड़ा सा थक गई हूँ, थोड़ा सा आराम करती हूँ। ये कहते हुए ही अंजलि मल्होत्रा अब अपने रूम की तरफ जाने लगती है, तो वहीं यहाँ पर ये सभी अभी अपने अपने रूम में चले जाते हैं। एक तरफ जहाँ गुलेरिया हाउस में सब अपने अपने कमरों में चले गए थे, तो इधर मल्होत्रा हाउस में सब अपने अपने कमरे में चले गए थे, तो इधर गुलेरिया हाउस में राजलक्ष्मी, जो कि अभी वहां से अपने कमरे में तो चली गई थी, लेकिन उसके मन में अभी भी वही क्यूरियोसिटी थी कि क्या उसे उस शख्स की बात को मानना चाहिए, क्या उसे उस दरवाजे को खोल देना चाहिए था जिस मिरर को वो बोल रहा था, या फिर इस बारे में उसे एक बार घर वालों से बात करनी चाहिए या नहीं। क्या करे वो? उसे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि आखिर वो क्या करे।
इधर कुछ देर तक राजलक्ष्मी अभी अपने मन में ही यही सोच रही थी और उसके बाद अब फाइनली राजलक्ष्मी फैसला लेती है कि पहले वो खुद से इस सच की जड़ तक पहुंचेगी कि आखिर वहां पर कौन शख्स है और उसे वहां पर बंधक क्यों बनाया गया है। इधर ये डिसीजन लेते हुए ही अब वो फिर से टॉप फ्लोर पर जाने की सोचती है और फाइनली वो वहां पर चली भी जाती है। कुछ वक्त के बाद जब वो वहां पर पहुंचती है तो वहां जाने के बाद अब राजलक्ष्मी फिर से देवराज गुलेरिया के दरवाजे को खोल देती है और अब वो अपने कदमों को अब उस मिरर की तरफ ही बढ़ा देती है जिस मिरर को हटाने के लिए उसे आवाज आई थी। और जैसे ही वो वहां उस मिरर की तरफ बढ़ जाती है तो वहां उस मिरर के पास जाने के बाद अब वो मिरर को दरवाजे की तरफ खोल देती है। जैसे ही वो दरवाजा खोलती है तो वहां पर एक दरवाजा बना हुआ था। ये देखकर तो अब राजलक्ष्मी कहती है इस तरह से ये सीक्रेट दरवाजा बनाने का क्या मतलब हो सकता है, किसने बनाया होगा ये दरवाजा। यहाँ राजलक्ष्मी अभी ये सोच ही रही थी कि तभी उसके कानों में अब फिर से एक आवाज आती है कि वेरी गुड, अब ठीक है, अगर तुम यहाँ तक आई ही हो तो अब एक काम और करो, इस दरवाजे पर एक पासवर्ड डालो 090807। जैसे ही तुम इसके ऊपर ये पासवर्ड डालोगे तो ये दरवाजा खुल जाएगा और मैं आजाद हो जाऊंगा। इधर जैसे ही राजलक्ष्मी ने ये आवाज सुनी तो ये सुनते ही अब राजलक्ष्मी कहती है क्या उसे इस शख्स की इस बात को मान लेना चाहिए या नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि राजलक्ष्मी खुद इस दरवाजे को खोलकर खुद ही किसी मुसीबत में फंस जाए, क्योंकि राजलक्ष्मी को अभी तक ये नहीं पता था कि आखिर इस दरवाजे के पीछे कौन शख्स है। इधर कुछ देर तक अपने ही थॉट के साथ फाइट करने के बाद फाइनली अब वो यहाँ पर उस पासवर्ड को डाल ही देती है जो उसे अभी पता चला था। जैसे ही वहाँ पर वो उस पासवर्ड को डालती है तो उसके बाद अब वो वहाँ पर उसे प्रेस का बटन भी दबा देती है और कुछ देर के बाद यहाँ पर जैसे ही यहाँ पर पासवर्ड का एक्सेस होता है तो अब ये दरवाजा अपने आप ही खुल जाता है। जैसे ही यहाँ पर दरवाजा खुलता है तो यहाँ का नजारा तो एकदम राजलक्ष्मी के सामने था। उसे देखकर तो मानो उसके एकदम से ही होश उड़ गए थे, क्योंकि उसे देखकर तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। यहाँ पर एक 80 से 90 साल का एक बूढ़ा आदमी वहां पर बैठा हुआ था, उसके हाथ पैर बंधे हुए थे। इधर उस शख्स के लंबे सफेद बाल और लंबी दाढ़ी थी। उस शख्स को देखकर अब राजलक्ष्मी उसे कहती है कौन है आप। इधर ये सुनते ही अब वो बूढ़ा आदमी राजलक्ष्मी की तरफ देखने लगता है और अब वो उसे देखकर कहता है तुम्हें मेरी बात एक बार में समझ क्यों नहीं आती है। अरे मैंने पहले भी तो कहा है ना कि मैं इस घर का, इस गुलेरिया परिवार का मालिक हूँ। ये कहते हुए ही वो शख्स अब जोर लगा देता है। इधर उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि वो अपने शरीर की सारी ही ताकत लगाकर अभी अपने हाथों की रस्सियों को खोलने की कोशिश कर रहा है और वो शायद उन खोल रहा है। ये देखकर अब राजलक्ष्मी कहती हैं कौन है आप, कौन मालिक। इधर ये सुनते ही अब देवराज गुलेरिया अब राजलक्ष्मी से सच में ही बहुत ही इरिटेट हो जाते हैं और अब वो उससे इरिटेट होते हुए कहते हैं मैं कौन हो सकता हूँ। अरे मैं हूँ गुलेरिया परिवार का मालिक देवराज गुलेरिया। इस एज में उसकी ऐसी आवाज सुनकर तो अब राजलक्ष्मी अपने पैरों को पीछे की तरफ करने लगती है, क्योंकि डर के मारे एकदम ही से ही वो 2 कदम पीछे हट जाती है। तो वहीं अब तक देवराज गुलेरिया ने भी अभी अपनी पूरी ताकत लगाकर खुद के हाथों को उस रस्सी से आजाद कर लिया था। वो भी खुल गया था और वो अब अपने हाथों को खोलने के बाद अब अपने पैरों की रस्सियों को भी खोलने लग जाता है। और जैसे ही उसके पैरों की रस्सियां खुलती हैं तो वो वहां पर अपनी जगह से उठकर अब अपने दोनों ही हाथों को अब हवा में फैलाकर कहते हैं अरे इतने सालों बाद देवराज गुलेरिया वापस आ गया है। अब मैं आजाद हूँ। अब मैं देखता हूँ मुझे कौन कैद में रखेगा। कितने सालों से मैंने इस दिन का वेट किया था कि मैं न जाने कब इस कैद से निकलूंगा। और ये कहते हुए ही देवराज गुलेरिया अब अपने कदमों को अब उस दरवाजे से बाहर निकालकर अब अपने
निकालने लगता है और वो जल्दी से, क्योंकि इससे पहले कि उसे फिर से यहाँ पर कैद कर दिया जाए, वो अब जल्दी से वहाँ पर उस कमरे से निकल जाता है और अब वो अपने कमरे में आ जाता है। जैसे ही वो वहाँ पर अपने कमरे में आता है तो वहाँ आने के बाद अब वो राजलक्ष्मी से कहता है, तुमने मुझे आज़ाद करवाने में सच में मेरी बहुत ही बड़ी मदद की है, इसलिए क्योंकि तुमने मुझे यहाँ से निकालने में मेरी मदद की है तो तुम्हारी मौत अब थोड़ी सी कम दर्दनाक होगी, क्योंकि अब मैं तुम्हें एक दर्दनाक मौत तो नहीं दूंगा, लेकिन हाँ इतना तो निश्चित है कि अब यहाँ पर सबकी मौत निश्चित है। अब हटो मेरे रास्ते से और मुझे यहाँ से जाने दो। ये कहते हुए ही वो यहाँ पर अब वो राजलक्ष्मी को एक हल्का सा धक्का दे देते हैं और यहाँ पर अब वो जैसे ही राजलक्ष्मी को धक्का देते हैं तो राजलक्ष्मी का यहाँ पर अपना बैलेंस बिगड़ जाता है, लेकिन अब अपने बैलेंस को बनाते हुए राजलक्ष्मी वहीं पर ही हैरान होकर खड़ी रहती हैं। और इधर अब वो देवराज गुलेरिया भी यहाँ इस कमरे से निकलकर अब जोर से चिल्लाता है। सबसे पहले वो यहाँ पर चिल्लाकर शारदा का ही नाम चिल्ला रहे थे, शारदा कहाँ है तू? देख आज तेरी मौत मेरे हाथों से पक्का निश्चित है। आज तुझे मुझसे कोई भी नहीं बचा सकता है। मैं भी देखता हूँ कि तुझ में इतनी हिम्मत आ गई कि तुमने मेरी एक नहीं सुनी। ये आवाज़ सुनकर तो जितने भी लोग यहाँ पर अपने अपने रूम में थे तभी वो सभी ही अभी हॉल की तरफ आने लगते हैं, क्योंकि किसी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये कौन है जो इस तरह से शारदा के ऊपर चिल्ला रहा था। तो वहीं इधर अपने टॉप फ्लोर की रेलिंग से इधर देवराज गुलेरिया अपने घर को ही बड़े ही ध्यान से देख रहे थे। वो अपने घर में चारों तरफ देख रहे थे और वो अब अपने मन में ही सोचते हैं कि पहले शारदा, उसके बाद करण, इन दोनों की मौत तो आज मेरे हाथों से ही होगी, क्योंकि इन दोनों को लगता था ना कि वो मुझे इस तरह से यहाँ पर कैद कर देंगे, लेकिन अब मैं देखता हूँ कि ये दोनों मुझसे कैसे बच सकते हैं। पहले तो मैं इन दोनों को अपने हाथों से मौत के घाट उतारूंगा और उसके बाद यहाँ पर रहने वाले हर एक व्यक्ति को, क्योंकि इतने सालों से किसी ने भी मुझे यहाँ से बाहर नहीं निकाला, इसलिए अब इन सब की मौत तो निश्चित है।